नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एडुटेरिया बिहार दरोगा का जो नया वॉल्यूम आया है वॉल्यूम 3, इसका हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लिया है। देखिए यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत सारे डाले जा रहे हैं, लेकिन वो आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। केवल उसका आंसर बताते हुए लोग चल रहे हैं, तो उससे आपको कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। आपका एग्जाम उससे क्रैक होने वाला नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए कि उससे जुड़ी जितने भी फैक्ट्स बन रहे हैं वो सब आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। हम लोग उसी पैटर्न को लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा एक क्वेश्चन से 4-5 उसके संबंधित जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उन सभी को हम लोग कवर कर सके और हमारा माइंड रिफ्रेश कर सके। तो चलिए, इस बुक में आपका कुल 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दिया गया है, जिसमें कि कल 1 नंबर कर लिए हैं। और इस वीडियो में हम लोग 2 से 2 लाएंगे और इसको बहुत जल्द हम खत्म करेंगे, ताकि और भी चीज़ है उसको स्टार्ट किया जा सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। करें आपका कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो मिला है साहित्य का अब्दुल रजाक गुरनाह को नोबेल पुरस्कार। ये पूछा जा रहा है कि आपका किस देश के निवासी हैं? तो ये आपके तंजानिया के निवासी हैं, जिनको कि आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग का ऐसे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीका से। आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आप देख लीजिएगा, पूरे जीआई टैग उसमें बताया मैंने, एक भी नहीं छूटेगा आपका परीक्षा में। तो इसमें देखिए, सफेद प्याज जो है, आपको पता होगा कि भारत देश में आपका सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है प्याज उत्पादन में? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे भी आप मार सकते हैं। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध जगह है आपका अलीबाग। ठीक है, अलीबाग ही आपका ये सफेद प्याज जो है उत्पादित किया जाता है, जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये तापसी पन्नू को मिला है आपका फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू। और इस किस फिल्म के लिए मिला है इनको? ध्यान दीजिएगा, तो आपको दिया गया है थप्पड़ के लिए। ठीक है, और बेस्ट एक्टर का बात किया जाए आपको, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को तो मिला है आपको किनको? इरफान खान को। ठीक है, इरफान खान को मिला है किस फिल्म के लिए? तो इरफान खान में इन्होंने बेस्ट एक्टिंग किया है आपको अंग्रेजी मीडियम के लिए। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम के लिए इनको दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। तो इसमें थप्पड़ जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, फिल्म फेयर पुरस्कार में सबसे अधिक किस फिल्म में बटोरा है? आपका थप्पड़ ने पुरस्कार बटोरा। इसमें बेस्ट डायरेक्टिंग का भी अवार्ड ले गया है थप्पड़ फिल्म। चलिए अगला देखते हैं, करें शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका हुआ असम में। ठीक है, असम राज्य में आपका शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इसका जो है असम के किस स्थान में किया गया था? तो आपका गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। गुवाहाटी में, असम आपका राज्य है, गुवाहाटी इसका एक स्थान हो गया, जो कि आपका गुवाहाटी। और कब से कब तक हुआ था? तो 18 फरवरी से इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका 18 फरवरी से आयोजन शिल्पग्राम महोत्सव का किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा है क्यूएस बेस्ट जो है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? तो इसमें मुंबई जो है वो रहा 106वां स्थान पे। भारत का इसमें आपका एक भी नहीं जगह बना पाया 100 में, 100 के अंदर में आपका नहीं था। 100 के बाद आपका आया मुंबई का स्थान 106 नंबर पे। और उसके बाद भारत का एक और है बेंगलुरु, जो जिसको कि आपको बेंगलुरु को मिला है। बेंगलुरु को दिया गया है कहाँ? तो बेंगलुरु आपका 110वां स्थान पे रहा है। ठीक है, 110वां स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए क्यूएस बेस्ट, आपको क्यूएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्यूएस का मतलब Q4 हो जाता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, Q4 हो जाता है क्वैक क्यू रैली। ठीक है, क्वैक क्यू रैली होता है इसका, Q का मतलब। फिर आपका एक हो गया S का मतलब, S4 हो जाता है आपका साइमंड्स। ठीक है, S4 हो जाता है आपका साइमंड्स। और ये बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग हो गया आपका। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं आपका BR चौधरी हो जाएंगे, हाल फिलहाल का हो जाएगा BR चौधरी। एक चीज हम लोग को जाना होगा, जितना ये आपका दिवस है ये सब भी हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी बनता है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये मनाया जाता है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। वायुसेना दिवस जो है
वो आपको मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को, ठीक है। और बात किया जाए अब आपका आर्मी डे या फिर थल सेना दिवस, तो ये कब मनाया जाता है आपका? 15 जनवरी को। ये सब याद करते चलना है हम लोग को, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़े रहने की बार बार सलाह देंगे, और आप जोड़िए भी और लोगों को बताइए भी, तो हम सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए अब आइए, जल सेना दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो ये हो जाएगा नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? आइए आगे देखे हैं, कह रहा है कि अमेजोनिया 01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C51 हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, PSLV क्या होता है? तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, आपका PSLV हो जाएगा। चलिए लिखने में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कम समय में हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, तो हम लोग फटाफट से चलेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए कह रहा है कि वर्ष 2021 में समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, वो आपको ईडन तट और कोवलम तट को, ध्यान दीजिएगा, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किसको मिला है? ईडन और कोवलम तट को। तो आपका दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो ये आपका काजीरंगा का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये सैटेलाइट फोन से लैस हो गया है। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका पड़ जाता है असम में, ठीक है, असम हो जाएगा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी आता है। तो एक सींग वाला गेंडा, यहाँ पर एक सींग वाले गेंडा के लिए आपका, गेंडा के लिए आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखिए कर है SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? SCO आप सब समझ सकते हैं क्या बोलता है इसको। तो SCO का मतलब होता है संघाई, S फॉर संघाई, C फॉर हो जाता है आपका कॉपरेशन, और D फॉर हो जाता है आपका D फॉर हो जाए, सॉरी O फॉर हो जाएगा, O यहाँ है, D नहीं है आपका, O फॉर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता भी होगा। तो SCO जो है ये आपका कहाँ पड़ जाता है आपको? तो बीजिंग हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ये आपका कहाँ हो जाएगा हेडक्वार्टर इसका? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बीजिंग है इसका आपको हेडक्वार्टर। और ये जो है 2021 का आयोजन जो किया है वो आपका तजाकिस्तान किया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मित्र शक्ति जो है ये है आपका अम्पारा में हुआ है। अम्पारा कहाँ पड़ जाता है? मित्र, पहले सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच होता है आपका सैन्य अभ्यास? तो ये होता है आपका श्रीलंका और भारत के बीच। ये क्वेश्चन आते रहता है, इसका भी हमने वीडियो शायद दिया हुआ है आप लोगों का, जितना भी सैन्य अभ्यास है। तो श्रीलंका और भारत के बीच जो आपका सैन्य अभ्यास होता है उसका सीरीज है आपका मित्र शक्ति। तो इसका जो 2021 का एडिशन था वो कौन सा एडिशन था ये भी पूछा जा सकता है आपका। 8वां एडिशन था, जिसका कि आपको ये किया गया है आपका आयोजन 4 से 16 अगस्त तक। कहाँ? तो ये आपका ये अम्पारा में हुआ है। अम्पारा कहाँ पड़ जाता है आपका? ये श्रीलंका का है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 आपका निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश जो है ये आपका जन सुनवाई जो है आपका लागू कर दिया है। इसमें आपका लोगों का जितना भी शिकायत है उसको सुनने के लिए चालू किया गया है आपका जन सुनवाई योजना। अगला है आपका सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो OPD जो है ये आपका रक्षा मंत्रालय का है। अगला देखिए कर रहे हैं कि पुस्तक ह्यूमन राइट एंड टूरिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 25-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें GDP जो है आपका ग्रोस डेवलप जो है वो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4.5%, ठीक है, 25-26 तक। अगला देखिए कर रहा है
ये जीडीपी का है, राजकोषीय घाटा आपका 4.5% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए अब अगला देखिए, बजट से क्वेश्चन एक दो आएगा, तो इसलिए बजट पूरा आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, चाहे बिहार का बजट हो या फिर भारत का बजट हो। क्लियर है। नेक्स्ट है कि बजट 21-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, तो इसमें आपका निर्धारित किया गया है 100 सैनिक स्कूल, जो कि 21 से 22 तक आपका खोल दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है। तो सबसे पहले एफडीआई की बात कर लेते हैं। तो एफ फॉर होता है आपका फॉरेन, डी फॉर होता है आपका डायरेक्ट और आई फॉर होता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये समझ सकते हैं कि जो विदेशों द्वारा हमारा डायरेक्ट निवेश होता है वो क्या है आपका, ये एफडीआई बोलते हैं उसको हम लोग शॉर्ट में। तो ये पूछ रहा है कि 2020 से सितंबर 2020 तक इसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका रहा, तो वो है आपका सिंगापुर का। अगला देखिए कर है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। तो ये है आपका पहला पदक जो जीता था पैरा ओलंपिक में, ये है आपके भाविना पटेल, जो है आपका भाविना पटेल, इन्होंने आपका पहला पदक जीता था और ये जीते थे आपका रजत पदक। ठीक है, कौन सा पदक था, रजत पदक था। और ये भाविना पटेल जो है ये किस खेल से संबंधित रखती है, ये भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित आपका खेल खेलती है। ठीक है, टेबल टेनिस हो जाएगा। चलिए इसमें चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पैरा ओलंपिक जो था इसमें कुल कितने पदक भारत ने जीता था, ये भी ध्यान देना है हम लोगों को, 19 पदक था। अगला है आपका कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी जो प्रमोद भागवत है। तो ध्यान दीजिएगा ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का है। तो इसमें जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रमोद भागवत का संबंध बिहार के किस जिले से आ जाता है, वैशाली से। ठीक है, वैशाली जिला के हैं ये। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए कर है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस्त्र मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है। वीवीआई क्वेश्चन इसको रखिएगा आप लोग। फिलीपींस जो है वो आपका खरीदी के लिए आपको समझौता कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो एरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो ये तो आपका क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है आपका, ये हो जाएगा आपका इफ्को। इफ्को का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपका। तो ये क्या होता है, आई फॉर होता है आपका इंडियन, एफ फॉर होता है आपका फार्मर, ठीक है, कृषि वाला। फिर एफ फॉर होता है, इसमें हो जाता है फर्टिलाइजर। और को ये हो जाएगा CO फॉर हो जाएगा, को जो है आपका कॉपरेशन हो जाता है। और कोऑपरेटिव, यहाँ कॉपरेशन नहीं लेंगे, कोऑपरेटिव लिमिटेड चूंकि लास्ट में लगेगा तो कोऑपरेटिव लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। करा हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ये जो है कजा क्लास, याद रखिएगा इनका नाम, ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। 24 क्वेश्चन है आपका कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है। तो अमेरिका है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये देखिए अमेरिका जो बैन किया है आपका तेल आयात के लिए, उसी को लेकर ये जो है भारत का अब दूसरा जो है बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका बन गया है। ठीक है, और सबसे जो है ये भारत का जो है ये किस देश को छोड़कर आगे बढ़ा है। तो इसके दूसरे स्थान पे था कौन, सऊदी अरब था, लेकिन अब जो है वो कौन आ गया है, ये आपका अब आ गया है अमेरिका। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। करें आपसे कि 25 है, किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है। ये आपका UAE है, आपका संयुक्त अरब अमीरात का हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को 2% और 16% के लाभ पर, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है। अगर शॉर्ट में बनने लायक होगा तो इसको बनाया जाएगा, नहीं तो फिर इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है एक वस्तु को 2% और 16% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है। ठीक है, एक को तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है। कोई ज्यादा लंबा नहीं है, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो 2% लाभ हो रहा है आपका, तो 2% का मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा। फिर इसी तरह करें 16% के लाभ पर बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 16 को करेंगे तो एक, अगर 100% है तो कितना दे देगा आपका 116%। ये दोनों परसेंटेज में ही रहेगा। तो जब रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज का आपका तो खत्म कहानी।
तो यहाँ कितना बच गया, 102 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 से ये 2 से कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, 5 से ये भी जाएगा, अनुपात रहेगा आपका 5 से 5 8 है 16, मतलब 51:58 आपका एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे। तो गुणक मतलब आप समझ सकते हैं गुणक किसको कहते हैं, सबसे पहले समझने की बात है। तो गुणक उसी को कहते हैं जिससे ये डिवाइड हो सके। ठीक है, 512 को किस किस से कटाया जा सकता है आपको, तो देखिए इस एक को 1 से कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, आपका 5 1 6 2 8, 3 से नहीं जाएगा आपका, ये 4 से कटा सकते हैं, फिर आपका 5 से नहीं जाएगा, 6 से ये जाएगा। देखिए आपका जब 3 से नहीं गया तो ये आपका 6 से भी नहीं जाएगा, तो 6 से नहीं गया, फिर आपका 7 देख लीजिए, 7 से आपका जाएगा कि नहीं, तो ये आपका 7 छके 42 और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। फिर आपका 8 से देख लीजिए, ये 8 से जा सकता है आपका। फिर देखिए आपका 9 से 9, 3 से नहीं जा रहा है तो आपका 9 से भी नहीं जाएगा। फिर देखिए आपका 10 11 का देख लीजिए, 11 से नहीं है, 12 का देख लीजिए, आपका जब 3 से नहीं है तो आपका 12 से भी नहीं जाएगा, 4 3 12 होता है। उसी तरह से मतलब हम लोग को चेक करते चलना है। तो देखिए पहले ध्यान देते हैं आप क्वेश्चन पे, क्या हम लोग को फाइंड करना है। तो कह रहे हैं कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे। अब पूर्ण वर्ग कौन कौन सा है इसमें, तो 1 आपका मिलेगा, फिर आपका 4 मिलेगा, इसी तरह से आगे चलेंगे तो 5 वाला चेक करेंगे तो 5 का तो होगा नहीं, 50 25 से ये कट नहीं सकता है, क्योंकि वर्ग पूछ रहा है हमसे, तो बाकी तो अब चेक करना ही नहीं हमको बीच में। बात समझ गए क्या है, तो 1 मिला यहाँ से, 4 मिला, 2 हो गया, फिर 5 का इसमें कोई रोल नहीं है, फिर 6 का देखेंगे, 6 के 36 से चेक करते हैं इसको, तो 36 से ये कटेगा नहीं, कटेगा 36 से भी आपका। फिर देखिए आपका जब 8 से कट रहा है, 6 का हो गया, 7 से तो कटा ही नहीं था तो 7 का होगा भाई नहीं, 8 से कटा हुआ था तो 8 8 64 आपका ये कट जा सकता है, मतलब ये 64 से भी कटेगा, तो 64 से एक कट जाएगा आपका, तो एक ये हो जाएगा, 25 वाला नहीं ले रहे हैं हम। फिर आपका 6 के 36 नहीं ले रहे हैं, 7 7 49 भी नहीं ले रहे हैं, फिर आपका 8 8 64 ये हो जाएगा। फिर आपका 9 से 9 9, जब 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा आपका। फिर उसी तरह से बढ़िए, 10 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, चूंकि 3 से हो जा रहा है, तो 3 से तो ये 512 कट नहीं रहा आपका। तो इस तरह से हमारा अब 12 के बाद बारी आता है 13 14, ये सब अनडिविजिबल हो जाएगा इससे। तो इस तरह से बढ़ेंगे, जब 8 मिल गया है, 8 का 64 हो जाएगा, तो 16 का एक देखिए 256 से कट सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा कितना संख्या आ गया, 1 आया, 4 आया, फिर आपका एक संख्या हो गया, इसमें बीच में 16 जंप कर गए हम, चूंकि 4 से जब कट रहा है तो 4 4 का 16 से भी ये कट जाएगा, जो कि 16 क्या है, एक आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 16 से भी ये कटेगा यहाँ पर, तो 16 का ये 4 का वर्ग दे देगा, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, फिर आपका 64 से कट जाएगा, फिर आपका 256 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुल कितनी संख्या है, ये आपका 5 ऐसी संख्या है जो कि आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका महीना पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, तो 6 महीने में प्रत्येक महीना के लिए लग रहा है 10%, तो सिंपल इसको ऐसे ही निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भुलवाने के लिए आपको दे दिया इस तरह से। तो प्रत्येक महीना का है तो आपका 50 गुने क्या हो जाएगा, 10 गुने 6, माने कि PRT/100 होता है। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 5 6 के 30, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29, देखिए करें कि 45 परिणाम या परिमाणों का जो है आपका औसत कितना दिया हुआ है, 23 दिया है। करें इसमें पहला 22 जो है उसका 18 है, और अंतिम 22 का जो है वो 21 है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको सबसे शॉर्टकट फंडा बता रहे हैं कि देखिए टोटल का औसत कितना है, 23 है, तो 45 संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये बिना कलम उठाए आप उसको बताए भी, हम हमारा चैनल पे आप देखिएगा, मैथ का वीडियो आपको मिलेगा, इतने अच्छे तरह से बताए हैं, आप इसको ऐसे हल कर लेंगे बिना कैलकुलेशन का। देखिए कैसे, तो सबका औसत 23 है, तो 22 संख्या इधर हो गया, और 22 जो है अंतिम में ये आपका, तो 44 संख्या तो इसका ऐसे ही हो गया आपका। एक बीच में बच रहा है, तो एक बीच में बच रहा है मतलब 23 हो गया आपका। तो 23वां परिणाम आपसे पूछ रहा है कि उसका मान क्या होगा, तो बीच वाला जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा मेरा। क्लियर है,
तो देखिए क्या करना है हम लोग को। तो 45 का 23 जब औसत है और उसमें से 22 का कह रहा है कि 18 हो गया, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें 22 में 18 हो रहा है, 22 का औसत क्या है 18, मतलब कि 22 से इसमें 5 में कितना कमी हो गया, तो 22 गुने 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22 गुने 5 हो जाएगा, चूंकि 22 आपका औसत 22 है और पहले कितना था 23, पहले कितना औसत था 23, अब हो गया है 18, तो इसमें आपका कितना कमी हो गया 23 का। अब देखिए ये जो अंतिम का 22 है, तो इसमें 22 का कितना कमी हो गया आपका, तो 22 में इसमें कमी हो गया आपका, देखेंगे तो कुल हो जाएगा आपका 22 से कितना, इसमें 23 से हो जा रहा है औसत 21, तो 2 का कमी हो जा रहा है। अब दोनों को क्या करेंगे आपका इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएगा 110, 22 5 110 और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, तो कितना हो गया आपका, तो इसको घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना का कमी हो गया टोटल, तो 4 4 1 हो जाएगा आपका 5 और 5 और 1 का 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा औसत क्या था 23 था, तो बीच वाला संख्या तो मेरा बचा ही हुआ है भाई, वो क्या है बीच वाला संख्या अभी बचा हुआ है, तो वो संख्या क्या है आपका, वो संख्या था 23, औसत 23 था, तो वो औसतवा तो अभी एक संख्या बचा हुआ है उसको हम लोग जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 5 2 7 और 1 का 1, कितना आ गया आंसर आपका 177। क्लियर है। चलिए बहुत कम जगह इसलिए शॉर्टकट लगाकर हम लोग चलेंगे, किताब पे भरोसे नहीं चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि वो एक त्रिभुज है और कह रहा है ABC के परिकेंद्र है, परिकेंद्र मतलब त्रिभुज ABC जो है इसके बाहर बाहर ये एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है आपसे कि इसका जो केंद्र क्या है वो है, अब कह रहा है आपका कि OD BC पर लंब है, देखिए O और D है, मान लीजिए ABC नाम दे रहे हैं ABC, तो कह रहा है जो BC पर क्या है आपका D यहाँ जो है वो लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कह रहा है कि कोण BOD का वैल्यू, ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आपका ये एक तरह से इजी क्वेश्चन बन गया, BOD का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, तो इसका एक आप लोगों ने परिमेय पढ़ा होगा कि जो ये कोण बनता है, ये जो कोण बनता है यहाँ से ये जो कोण बनेगा, तो ये तो एक तरह से आपका समद्विबाहु बन जाता है, चूंकि दोनों त्रिज्या है, तो ये जो कोण होता है ये क्या होता है आपका दुगुना होता है किसका, कोण A का। तो जब ये समद्विभाजक का काम करेगा तो ये कोण A का क्या हो जाएगा आपका, कोण A से सीधा है आपका, कोण A का क्या आ जाएगा बराबर दे देगा, चूंकि आधा होता है, तो ये जितना आधा होगा तो यही तो यहाँ से ये वाला जो कोण निकाल रहे हैं हम, तो ये आधा ही आधा के बराबर होगा, चूंकि ये दुगुना होता है, तो सिंपल है आपका कोण A के बराबर ही एग्जैक्ट हो जाएगा। प्रमेय याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला देखिए कर रहे हैं अब आगे हम लोग जीके जीएस में, कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें देखिए आपका भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला सब ही है, तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी राज्य है ये सब आपका भूटान से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा कि जो भूटान है उसके साथ हमारे जो भारत है उसकी 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है आपका, तो 3 तो यहीं पर देख रहे हैं आप कि एक है आपका असम, पश्चिम बंगाल और एक अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और इसके अलावा एक और राज्य है जो है आपका सिक्किम। क्लियर। ये 4 राज्य जो आपका भूटान के साथ टच करती है रेखा, सीमा रेखा, ठीक है। अगला है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया है आपका। तो लूनी और माही जो है आपका ये क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट से निकलती है, अरावली के पश्चिमी छोर से, ठीक है। अगला देखते हैं 33 क्वेश्चन है आपका कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन पर 4 विभाग में की गई, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है, तो आपका 800 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से चलेंगे, चूंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, आपका 1 घंटा का 100 क्वेश्चन बनाने में लगेगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। अब कह रहा है कि सैंडल पीक की अवस्थी कहाँ है, तो ये पाया जाता है आपका अंडमान में, और वो हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान, अंडमान में भी सेक्टर कर दिया है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पेनगंगा जो है ये नहीं होगा, पेनगंगा आपका किसका है, ये गोदावरी का है, तो आपका दे रहा है ये कृष्णा का।
तो कृष्णा नहीं है हमारा कौन सा, पेनगंगा। पेनगंगा हो जाएगा गोदावरी नदी का। चलिए आगे देखिए, कह रहे विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तंबाकू का। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो ये जो है दक्कन का पठार जो है वहाँ असिंचित कृषि के लिए प्रसिद्ध है आपका। अगला देखिए कह रहे हैं लोनार झील कहाँ स्थित है। तो पड़ जाता है आपका ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हो जाएगा लोनार झील, जिसका कि कलर बदलने के कारण भी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, और ये एक खारे पानी का झील है। अगला देखिए कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में कौन स्थल रुद्ध देश है। स्थल से घिरा हुआ देश इसमें कौन सा है, हंगरी हो जाएगा। क्लियर। अगला है निम्न में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो मेघालय में नहीं पाया जाएगा, वो भुवन पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए लुसाई हिल्स का हिस्सा है, लेकिन ये आपका मेघालय में, मेघालय पहाड़ का नहीं है आपका, तो हो जाएगा आपका भुवन पहाड़ियाँ। अगला देखिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था आपका। तो इसके जो स्थापना की बात किया जाए तो आय समिति का हुआ था 1949 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालिनोबिस थे आपको। अगला है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न मतलब आपका अल्प बेरोजगारी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक तरह का लिया गया अप्रत्यक्ष कर है। अगला तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो विनिवेश मतलब इसको हम लोग बोलते हैं निजीकरण। ठीक है, चलिए 45 क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। कह रहा है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए जब आय बढ़ेगा तो हम उपभोग भी ज़्यादा करने लगते हैं खाने पीने के लिए, तो ये जो है आपका डायरेक्ट इसमें रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध हो जाएगा। ठीक है, 46 है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो पिछले सेट में भी आप लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें सबसे प्रमुख अगर बात किया जाए तो इसमें ऑप्शन तो डी दे दिया है आपका, तो ऐसे ही मार लीजिए चूंकि सभी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है वो किसको माना गया है, वर्षा को माना गया है। ऑप्शन में आपको कहीं वर्षा भी नजर आए तो सबसे पहले वर्षा मारिएगा। ठीक है, अगर सभी ऑप्शन में नहीं रहा तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वर्षा सबसे ज़्यादा सहायक होता है जलवायु परिवर्तन के लिए। अगला देखिए कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था। तो ये है आपका 1997 में इसको स्वीकृति दी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल किस देश का है आपका, जापान में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है आपका, कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, किस मंडल में आपका पड़ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है आपको, आइए देखते हैं हम लोग इसका अभयारण्य दिया हुआ है, उद्यान दिया हुआ है और उसको संबंधित राज्य से आपको मिलाना है। ठीक है, तो देखिए सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा का है, आपको 1 नंबर पे ही आपका मैच हो जाएगा। फिर देखिए आपका गिर कहाँ है, गुजरात हो जाएगा, गिर गुजरात का है। जिम कार्बेट अभी हम लोगों ने इसके मैंने चर्चा में रहा है, जिम कार्बेट आपका कहाँ पड़ जाता है, उत्तराखंड। और फिर देखिए सरिस्का जो है एक ही बच गया है आपका उत्तर प्रदेश। तो 1 4 3 2 आपका ऑप्शन सी जो है देखिए आपका 1 4 3 2 नजर आ रहा है, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये मिजोरम में आपका पड़ जाता है। ठीक है, वन जो है अगर बात किया जाए मैंने प्रतिशत, क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पे, तो वो मिजोरम होगा। ठीक है, तो वनों की प्रतिशत सर्वाधिक कह रहा है और केवल आपका पूछता तो आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक है, कब होता, जब इसमें प्रतिशत शब्द ऐड नहीं रहता। किस राज्य में वन सर्वाधिक है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल क्षेत्रफल में आपका सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो है आपका मिजोरम। मिजोरम में जो है आपका कितना पाया जाता है, ये 85% के आसपास में, 85.41% है इसका। ठीक है, ये जो है आपका मिजोरम में क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत भूभाग जो है वो आपका वन से आच्छादित है। अगला है सफल फल जो है ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है, सत्य, ये जो है सत्य है। ठीक है, तो सत्य आपका कहाँ होता है, अंडाशय में, ट्रू फ्रूट।
ठीक है। अगला देखिए है कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये आपका विटामिन डी जो है ये आपका कॉड लिवर तेल होता है, मुख्य स्रोत है इसलिए आपको वो दिया हुआ है। अगला है निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो प्रोटीन का जो है वो राइबोसोम जो है आपका सबसे सर्वाधिक हो जाएगा आपका, इसलिए इसको प्रोटीन का कारखाना उपनाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए है आपका 55, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वो क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपको प्रोक्रियोट, इसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं प्रोकैरियोट। चलिए अगला देखिए है कि सिनोकोवा पौधा, इसका नाम पुराना क्वेश्चन है आपका, किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो छाल में पाया जाता है कुनैन आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है, मतलब कि वो प्रारूप है आपका भूमिगत तना का, तो इसमें जो आलू है वो आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है, ठीक है। तो जो फ्लोएम है वो फोटोसिंथेसिस उत्पादों का क्या करता है, परिवहन करता है, अर्थात जो हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उससे जो मेरा मतलब भोजन बनता है पौधों का, उसका क्या करता है, संवहन करता है, परिवहन करता है आपका फ्लोएम, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियां से कितनी प्रतिशत या कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 10% का चयन पढ़े होंगे, तो 10% सूर्य से मिलता है, उसका 10% जब निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1% जो है वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है कौन, हरे पौधे, ठीक है। चलिए अगला देखिए है कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बना होता है किस चीज का, तो एसिटिलीन का होता है। चलिए अगला है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है क्रिस्टलीय हो जाता है। अगला है कि एन कोष में जो आपका KLMN ये 4 होता है आपका कोष्ठ, तो इसमें कह रहा है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपने पढ़ा होगा इसका कितना होता है, के में 2 8 18 32, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, एन में हो जाएगा 32, एम में होता है 18, एल में होता है 8 और के में होता है अधिकतम 2, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस है, तो गैस जो है वो सबसे लास्ट में आपको डाला गया है, समूह 18 जो है आपका उसमें आपको सब गैस को रख दिया गया है। अगला देखते हैं, इसी में जो है आपका अक्रिय गैस है। अगला है कि पपीता में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें आपको पाया जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी जो आप सभी का इसमें जैसे है सिट्रिक एसिड, तो ये जितने खट्टे फल हैं उसमें पाया जाता है, जैसे नींबू संतरा ये सब हो जाएगा सिट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये आपका टमाटर और सबसे ज़्यादा टमाटर में, उसके बाद आपका पालक हो जाता है, ठीक है। पालक और टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और टार्टरिक एसिड जो है वो आपका इमली में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इमली हो जाएगा। उसके बाद एक और होता है आपका केला में, और इसी तरह से अंगूर में भी देखिए टार्टरिक एसिड पाया जाता है, खट्टा जो है, ठीक है, अंगूर में भी हो जाएगा आपका टार्टरिक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर पे हम लोग चलेंगे। 64 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये रहा, कह रहा है क्षारक वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर मुक्त करता है कौन सा आयन, तो OH- आयन देता है वो होता है आपका क्षार, और जो H+ आयन देता है वो होता है आपका अम्ल, ठीक है, ये होता है आपका अम्ल। चलिए 65 क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो स्थितिज ऊर्जा कह रहा है क्रियाशील ऊर्जा है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर कह रहा है ऊर्जा में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाइट, ठीक है, हाइट पे ये डिपेंड करता है, चूंकि फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं इसका, गतिज स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है आपका mgh, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका हाइट पे, तो ये कह रहा है नहीं करता, ये भी गलत है। कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये आपका कंजर्वेशन रहता है, ये संचित ऊर्जा बोल सकते हैं, तो सभी असत्य है, इसमें हम लोग बोलेंगे तो सब असत्य ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि सब गलत दिया हुआ है। अगला देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, अर्थात ध्वनि से हमारा जो नहीं जुड़ा हुआ रहेगा वो आपका अनुप्रस्थ
नहीं होगा। प्रकाश से जुड़ा हुआ जो रहेगा वो आपका अनुदैर्घ्य हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रकाश उल्टा बोल रहे हैं हम, अनुप्रस्थ जो होता है वो प्रकाश, प्र से प्र मिला देना है, आपका प्रकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्वनि से जुड़ा हुआ हमारा जो होगा, चूंकि अनुप्रस्थ नहीं है पूछ रहा है हमसे, तो जो ध्वनि से जुड़ा हुआ है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, स्थिर जल से उत्पन्न तरंग नहीं होगा, भूकंप तरंग से एस तरंग नहीं होगा। फिर आपका डोरो युक्त यंत्रों में जो उत्पन्न तरंग होता है जैसे सितार, गार्ड, ये भी आपका नहीं होगा। फिर सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न तरंग बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। स्प्रिंग जब हम लोग करेंगे तो उसको क्या करेंगे, स्प्रिंग जब आपका इस तरह से जो होता है तो इसको हम लोग जब खींचते हैं या फिर छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि इसमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो वो आपका एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं बल्कि अनुदैर्घ्य तरंग बनाएगा। तो ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि ताप गति की प्रथम नियम जो है वो ताप गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है, ऊर्जा जो है वो रूप में परिवर्तित होकर आपका एक दूसरे में चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लेंस फार्मूला क्या है। तो लेंस में आपका फार्मूला जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो वही देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन इसमें दे रहा है। तो 1/f बराबर v माइनस u, एक नंबर पे ही आपका है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, अणु जो है उसमें तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब जो भी चीज प्रवाहित हो रहा है चालकता के रूप में वो क्या होगा, तेज गति हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसमें कम होने लगेगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 है आपका विदेश यात्रा वाला। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, कर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन केवल बताना है। तो कह रहे पहला है आपका भारतीय संविधान जो है अध्यात्मात्मक, ये अध्यात्मात्मक है, बिल्कुल नहीं है। राजतंत्र है, नहीं है। कुलीन है, नहीं है। संसदात्मक है, ये आपका हो जाएगा, संसदात्मक हो जाएगा। अगला देखिए, सेवा के अधिकार का अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका देन है कहाँ का, ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का हो जाएगा। अगला है आपका भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा, तो इसमें दिया गया है आपका वो अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कर सकता है या फिर अपने खुद कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो ये हैं आपको जीबी मावलंकर। वर्तमान में कह रहा है आपका कि भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है। देखिए इसके बारे में हमने बोला था कि याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट भी है चूंकि ट्रेंड में रहा है। तो अब आपका हो गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो देखिए भाई दोनों का काम होगा, केंद्र और राज्य दोनों का समन्वय चाहिए इसमें, तो आपका समवर्ती सूची में ये चला जाएगा। ठीक है, अगला है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य सरकार का जो है कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपका इसमें राज्यपाल हो जाएगा, चूंकि ये राज्य का पूछ रहा है आपका तो राज्यपाल हो जाएगा। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो पंचायतों के जो गठन है वो आपका किसका दिया हुआ है भाई, ये अशोक मेहता का है। ठीक है, इसमें सब मेहते जी हैं लेकिन आपका अशोक मेहता जो है वो न्याय पंचायत के लिए गठन किए हैं, सिफारिश किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका स्वीकार का जो बात है वो हुआ था कब, 1947 में, और वो हुआ था आपका 22 जुलाई को। 22 जुलाई इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 22 जुलाई जो है आपका 1947 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, 1946 दे दिया है, तो इनमें से कोई नहीं ले लेना है। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2
2 में रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें संवैधानिक जो प्रावधान है और किस देश से लिया गया, मतलब स्रोत और एक तरफ देश दिया हुआ है। तो जो मंत्रिमंडल सरकार है ये कहाँ का है, ब्रिटेन का हो जाएगा। फिर देखिए आपका केंद्र राज्य संबंध जो है ये आपका कनाडा का है। फिर आपका आपातकाल ये जर्मनी से लिया ही गया है, सब सामने सामने दिया हुआ है। मूल अधिकार अमेरिका हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ये आपका सही ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता है सल्तनत काल में उसको बोला जाता था वजीर, ठीक है। अगला है अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1571 में, ठीक है। और इसके बाद जस्ट बात किया जाए तो 1572 में क्या किया था इसने, दास प्रथा का शायद अंत किया था। तो आप क्लियर कीजिएगा, ये सब बातें याद रखिएगा बिल्कुल, चूंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है पुरंदर की संधि कब हुई थी, बिल्कुल आपका 1565 इसका सही जवाब हो जाएगा। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था आपका, तो ये मराठा आपका पुरंदर की संधि मराठा में आपको थे, शिवाजी इधर हो जाएंगे और उधर महाराजा जयसिंह के बीच में हुआ था पुरंदर की संधि, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी, तो ये अकबर का देन है आपका, चार बाग वाला आता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो मंदसौर ये आपका यशुवर्मन को समर्पित है। अगला देखिए कर रहे हैं वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन देखिए इसमें। तो पहले तो ऐसे हर्षवर्धन जो के काल में आया था ये भी ठीक है, यह भ्रमण वृत्तांत इसका CUQ में वर्णित है ये भी ठीक है। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शक्ति की प्रतिमाओं की भी पूजा किया है ये भी ठीक है। तो सब आपका सत्य हो जाएगा, इसमें गलत कोई सा भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 88 क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए। कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है, यह आपका सतलज नदी पे हो जाता है रोपण, ठीक है। अगला देखिए कर उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, तो सबसे ज्यादा लंबा शासन जो है उत्तरकालीन में उसका हो जाता है कौन सा, तो इसमें रहा है आपका शाह आलम द्वितीय का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रमुख जैन तीर्थकरों में कह रहा है अरेस्टनेमी जो है 22वें थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो शंख है उनका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बाकी जो है आपको पता होगा महावीर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपका किसका था, सिंह का आपका इनका था। और पारस्वनाथ का ट्रिक बताए थे कि इस पे ऊपर र लगा हुआ है, तो इससे आप पकड़ लीजिएगा कि ये किसका हो जाएगा, सर्प का हो जाएगा, फन जैसा है, सांप के फन जैसा है, तो इसका सर्प हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया था, तो ये गुरु अंगद का देन है, ठीक है, जिन्होंने आपका गुरुमुखी लिपि का भी आपको देन है इन्हीं का, तो आपका गुरु अंगद का हो जाएगा। अगला है आपका 92 की निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसे राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था, ठीक है। मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाने वाला आपका वॉरेन हेस्टिंगस था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगस हो जाएगा। अगला है कि बरेली में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला जो है ब्रिटिश नायक का नाम क्या था, तो बरेली वाला हडसन हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं बाकी जो दिया हुआ है आपका, जैसे केपवेल दिया हुआ ये कहाँ का है, याद रखिएगा, ये सब आता भी है क्वेश्चन, तो हम लोगों को सब क्लियर करते चलना है क्योंकि एग्जाम के लिए हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो आपका हो जाएगा ये किसका, कैपवेल कानपुर का हो जाएगा। फिर आपका कर्नल लीन जो है ये आपका पड़ जाता है इलाहाबाद का। फिर देखिए आपका हो गया आपका हिटसन, तो देख लिए आपका कहाँ का है, ये आपका पड़ गया हिटसन वाला, अभी बरेली का हो जाएगा। और फिर आपका निकलसन जो है, निकलसन कहाँ का है, ये बहुत बार ये भी आया हुआ आपका क्वेश्चन है, दिल्ली का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो देखिए स्वराज के लेकर बहुत बार क्वेश्चन है जो घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो इसमें जो है ये ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को भाषण के रूप में दिया था, ठीक है, और वो था आपका 1906 का अधिवेशन कलकत्ता वाला, तो आपका हो जाएगा 1906, ये कलकत्ता अधिवेशन था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और उन्होंने ये भाषण में इस शब्द का प्रयोग किया था, स्वराज शब्द का। और ऐसे आएगा कि स्वराज शब्द की सर्वप्रथम जो है किसने किया था, तो वो आप सभी को पता होना चाहिए, उसका जवाब कौन से हैं, दयानंद सरस्वती, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पड़ जाता है आपका कहाँ? पेरिस में। अगला है कि सवाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये ईरान का पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी जो है इसमें बाकियों का देख लिया जाए, चूंकि इराक जो है हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो इराक का हो जाएगा आपका, इराक का जो है वो है अल मुखबरात, अल मुखबरात हो जाएगा। इजराइल का जो है वो हो जाएगा मोसाद। फिर आपका बचा एक मिस्र, तो मिस्र का आपका हो जाएगा मुखबरात। ठीक है, यही टिक मार देते हैं, लिखा हुआ है आपका मुखबरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे हैं कि 49वीं जो है समानांतर रेखा किन दो देशों का अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो यूएसए और कनाडा का जो है वो आपका बोलते हैं 49 डिग्री। चलिए अगला देखिए, और यहाँ एक और आता है आपका क्वेश्चन देखिए, पूछा जाता है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय, ये भी समानांतर रेखा है। तो 38 डिग्री जो है वो आता है कभी कभी। तो ये आपका पड़ जाता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का है आपका ये 38 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 98 का रहा है कि भारत के सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है, वो है आपका टिहरी बांध। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा टिहरी बांध, उत्तराखंड वाला। चलिए अगला देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन है? तो कृत्रिम उपग्रह आपका किसका है? रूस का हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा मूल राशि 7 है, उसमें से जो है हमारा इसमें कौन सा नहीं आएगा? आयतन जो है वो आपका क्यू में होता है, क्योंकि जितना भी आपका मूल राशि होता है वो ना स्क्वायर में मिलेगा, ना ही किसी फॉर्मूला से वो उत्पन्न होता है, वो स्वतंत्र होता है। तो इसमें ताप का आपका देख लीजिए केल्विन, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, ज्योति तीव्रता का होता है आपका फ्लक्स या ल्यूमिनस होता है। तो इसमें से कमेंट कर दीजिएगा कौन सा है आपका, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन का जो सेट है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट सीरीज में। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।